अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू अनदर वीडियो लेक्चर। तो क्लास आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो होगी कोप्रसिपिटेशन टेक्निक या कोप्रसिपिटेशन मेथड फॉर द सिंथेसिस ऑफ नैनो पार्टिकल। तो डेवलपमेंट ऑफ नैनो स्ट्रक्चर्स के हवाले से हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी। तो डेवलपमेंट टेक्निक की बेसिकली बात की थी कि डेवलपमेंट टेक्निक्स या डेवलपमेंट प्रोसीजर्स जो हैं वो किसी भी नैनो स्ट्रक्चर या फिर नैनो मटेरियल को बनाने के लिए कौन-कौन से यूज़ होते हैं और कौन-कौन सी प्रोसीजर हैं जो किसी भी नैनो स्ट्रक्चर्स को तैयार करने के लिए यूज़ किए जाते हैं इन इंडस्ट्रियल स्केल और लेबोरेटरी। तो क्लास उसमें हमने पढ़ा था कि बेसिकली किसी भी नैनो स्ट्रक्चर को बनाने के लिए 2 टेक्निक्स या फिर 2 अप्रोचेज़ या फिर जिसको हम प्रोसीजर भी बोल सकते हैं, वो यूज़ किए जाते हैं, जिसमें सबसे पहली जो अप्रोच है वो है टॉप डाउन अप्रोच और जो सेकंड अप्रोच है वो है बॉटम अप अप्रोच। अब टॉप डाउन अप्रोच में क्या किया जाता है कि एक बल्क मटेरियल को कन्वर्ट किया जाता है इनटू नैनो स्ट्रक्चर, जो कि हमने लेक्चर नंबर 11 में पढ़ लिया था। जबकि जो मेरी बॉटम अप अप्रोच है उसमें हम एक एटॉमिक लेवल पे जो है प्रिपरेशन करते हैं किसी भी नैनो स्ट्रक्चर या नैनो पार्टिकल भी बोल सकते हैं, ठीक है? तो अब बॉटम अप अप्रोच में क्या होता है मेरे पास कि मेरा जो नैनो मटेरियल या जिसको मैं नैनो स्ट्रक्चर भी बोल सकता हूँ, ठीक है? वो एटम्स के फॉर्मेशन या एटम्स की ग्रुपिंग की वजह से बनाया जाता है। जैसे एटम्स के ग्रुप जो हैं वो कंबाइन होकर क्लस्टर फॉर्म करते हैं और वो क्लस्टर फिर कंबाइन होकर मेरे पास नैनो स्ट्रक्चर या नैनो मटेरियल को तैयार करते हैं। यहाँ तक हमने बात कर ली थी लेक्चर नंबर 11 में। अब हम बात करेंगे उन टेक्निक्स की जिनसे हमारे पास नैनो मटेरियल या फिर नैनो स्ट्रक्चर्स की डेवलपमेंट की जा सकती है, ठीक है? तो आज का जो हमारा क्वेश्चन होगा या आज की जो हम बात करेंगे वो एक थ्योरेटिकल वे में करेंगे और थ्योरेटिकल वे में हम अपने एक्सपेरिमेंट की इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसमें सबसे पहली जो क्वेश्चन आता है इन एग्जाम वो क्या आता है? The question is what you understand from the synthesis. Explain co-precipitation technique in detail. Which parameters are important for controlling size of nanoparticle? तो सबसे पहले अगर बात कर लें अप्रोच की, अच्छा जब भी हम किसी टेक्निक फॉर दी नैनो मटेरियल या नैनो पार्टिकल के बारे में बात करते हैं ना, तो हमने 4 हेडिंग में जो है वो उसका जवाब देना होता है या 3 हेडिंग में भी दे सकते हैं। तो जान सबसे पहले हम बताते हैं कि जो ये अप्रोच है, जो ये प्रोसीजर है किसी नैनो स्ट्रक्चर की डेवलपमेंट का, क्या ये बॉटम अप अप्रोच है या फिर क्या ये टॉप डाउन अप्रोच है, ठीक है? तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया कि इट इज़ अ बॉटम अप अप्रोच फॉर सिंथेसिस ऑफ नैनो पार्टिकल। अब अगर एक एक्सपेरिमेंट की फॉर्म में हम कोई चीज़ लिखना चाह रहे हैं, तो हम सबसे पहले जो चीज़ फॉर द एक्सपेरिमेंट लिखते हैं या एक्सपेरिमेंट में बताते हैं वो होती है कि ऑपरेटर्स या फिर इक्विपमेंट जो है वो किस तरह का और कौन-कौन सा यूज़ किया गया है, तो उसकी भी मैंने लिस्ट बना दी है। उसके बाद जो थर्ड हेडिंग आती है फॉर द सिंथेसिस ऑफ नैनो मटेरियल के बारे में, वो होता है प्रोसीजर। ये प्रोसीजर एक्सपेरिमेंट की इंफॉर्मेशन देते हैं कि किस तरह से कौन-कौन से स्टेप जो हैं वो हम परफॉर्म करेंगे अपने एक्सपेरिमेंट में इस नैनो मटेरियल को बनाने के लिए। अब उसके बाद पैरामीटर्स का जो हेडिंग है ये बेसिकली पैरामीटर्स एक इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं फॉर आवर सिंथेसाइज नैनो मटेरियल या नैनो स्ट्रक्चर के लिए। तो अगर पैरामीटर सवाल में पूछे गए हों तो आप लोग पैरामीटर्स की एक हेडिंग डालेंगे और उसके बाद पैरामीटर्स बताएंगे कि कौन-कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जो कि नैनो स्ट्रक्चर या नैनो मटेरियल को अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया क्लास? अच्छा अब हमने 4 हेडिंग मैंने कहा था कि 4 हेडिंग जो है वो इस तरह के क्वेश्चन में हम बना सकते हैं। सबसे पहली जो चीज़ बताएँगे वो हो गई कि बॉटम अप अप्रोच है,
दूसरी चीज़ जो है कि ऑपरेटर्स कौन कौन से इस्तेमाल हुए, तीसरी चीज़ प्रोसीजर क्या है, और चौथी चीज़ हम बताएंगे कि साइज़ किस तरह से अफेक्ट किया जाता है और कौन कौन से पैरामीटर हैं जिनसे साइज़ जो है वो अफेक्ट होता है। ठीक है। अब ऑपरेटर्स में आप लोगों ने मोस्टली जो ऑपरेटर्स है वो पहले भी कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट में सुना होगा या यूज़ किया हुआ होगा, जिसमें मेरे पास वेट मशीन है, मेरे पास मैग्नेटिक बीट्स है, मेरे पास इथेनॉल है, मेरे पास डिस्टिल वाटर है, और पीएच पेपर यूज़ हो रहा है, बीकर यूज़ हो रही है, थर्मामीटर यूज़ हो रहे हैं, और सेंट्रीफ्यूज मशीन यूज़ हो रही है। अब अगर मैं बात कर लूँ इस मैग्नेटिक बीट्स के मटेरियल की, क्योंकि मोस्टली बच्चों ने इसके बारे में नहीं पढ़ा होगा या इसको इससे पहले यूज़ नहीं किया होगा। तो बेसिकली मैग्नेटिक बीट्स जो है ना वो बहुत ही स्मॉल और स्फेरिकल पार्टिकल्स होते हैं, ये लेकिन सॉलिड स्टेट में जो है वो प्रेजेंट होते हैं। पार्टिकल्स भी बोल सकते हैं या आप इनको एक सब्सटेंस भी बोल सकते हैं, और ये मैग्नेटिक मटेरियल से जो है वो बनाए जाते हैं। तो अब एक चीज़ जो मैग्नेटिक मटेरियल से बनाई जाती है, जब वो किसी और मैग्नेटिक फील्ड में रखी जाए तो ऑब्वियस सी बात है कि उस पे कोई ना कोई इफेक्ट आएगा, वो इन्फ्लुएंस होगी थ्रू एनी मीन। और अगर इसके इम्पोर्टेंस की बात कर लें इन कोप्रेसिपिटेशन टेक्निक, सो मैग्नेटिक बीट्स आर वेरी यूजफुल फॉर एफिशिएंट मिक्सिंग। अब एफिशिएंट मिक्सिंग किसकी होगी, प्रिकर्सर्स की या रिएक्टेंट्स की, जो कि नैनो स्ट्रक्चर्स या नैनो पार्टिकल की डेवलपमेंट के लिए यूज़ किए जाएंगे इन एक्सपेरिमेंट। ये हम अब आगे देखेंगे कि किस तरह से हम मैग्नेटिक बीट्स को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि स्टार्ट विद द प्रिकर्सर प्रिपरेशन। प्रिकर्सर प्रिपरेशन से क्या मुराद है कि मेरे पास जो मेरे एक कोई ना कोई केमिकल या कंपाउंड्स यूज़ हो रहे होंगे, उनको भी प्रिपरेशन करनी है, उनकी भी एक ख़ास प्रिपरेशन करनी है, और उसके बाद उनको कन्वर्ट करना है इनटू नैनो स्ट्रक्चर या नैनो मटेरियल। तो प्रिकर्सर प्रिपरेशन से मुराद है कि वो सारे मटेरियल्स या रिएक्टेंट्स जो कि नैनो स्ट्रक्चर्स के यूज़ के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो नैनो स्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे, उन सारों को भी एक ख़ास पार्टिकुलर सॉल्यूशन तक जो है वो लेकर जाना है या उनकी प्रिपरेशन करनी है। तो उसमें जो सबसे पहला स्टेप होता है वो हम क्या करते हैं कि वॉश द मैग्नेटिक बीड्स एंड बीकर विद द इथेनॉल एंड डिस्टिल्ड वाटर। अब इथेनॉल या डिस्टिल्ड वाटर से जो है वो मैग्नेटिक बीड्स और बीकर को धोने का मकसद क्या है, उसकी क्लीनिंग करने का क्या मकसद है। तो बेसिकली क्लास मुमकिन है, क्योंकि जो बॉटम अप अप्रोच है वो ज़्यादातर लैब्स में की जाती है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नैनो पार्टिकल। अब मुमकिन है कि लैब में जो बीकर हमारे पास मौजूद है या जो मैग्नेटिक बीड्स हमारे पास मौजूद हैं, वो पहले भी किसी दूसरे एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ किए गए हों। तो इन जो एक्सपेरिमेंट है उसमें बीकर और मैग्नेटिक बीड्स में कोई इम्प्योरिटीज़ पुराने वाले एक्सपेरिमेंट से जो है वो ना इन्वॉल्व हो जाएं, उसकी क्लीनिंग करते हैं, हम उसको वॉश कर लेते हैं एक बार थ्रू इथेनॉल और डिस्टिल्ड वाटर, ताकि उसमें कोई भी इम्प्योरिटी या पुराने एक्सपेरिमेंट का कोई भी अफेक्ट या फैक्ट सब्सटेंस जो है वो इन्वॉल्व ना हो हमारे दूसरे एक्सपेरिमेंट में। अच्छा, अब सेकंड स्टेप जो है, अच्छा क्लास, जो हम केमिकल कंपाउंड या केमिकल्स यूज़ करते हैं ना फॉर द टेक्निक ऑफ कोप्रेसिपिटेशन मेथड, उनकी हम स्पेसिफिक मेजरमेंट करते हैं या जिसको हम मोलर मास की कैलकुलेशन भी बोलते हैं। ठीक है। अब ये जो मोलर मास की कैलकुलेशन है ना, ये मैंने पूरी निकाली नहीं हुई यहाँ पर, लेकिन इसमें क्या करते हैं हम रिक्वायर्ड जो मेरा नैनो पार्टिकल या प्रोडक्ट बनना होता है ना, उसके हिसाब से हम अपने जो रिएक्टेंट्स के मोलर मास हैं उनको कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा, अब ये जो कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ मोलर मास है ना, इसको हम वेरीफाई करते हैं थ्रू दी वेट मशीन। तो इसके लिए हम जो है वेट मशीन यूज़ करते हैं फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ मोलर मास। ठीक है। तो ये स्टेप मैंने इसलिए लिखा है, पुट कैलकुलेट केमिकल वेट्स यूजिंग weight machine use chemicals as required in molar mass calculation। ठीक हो गया।
अब जो थर्ड स्टेप है, ये थर्ड स्टेप बेसिकली मेन स्टेप है। और थर्ड स्टेप क्या है? पुट कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड केमिकल विद मैग्नेटिक बीड्स इन बीकर, फिल बीकर विद 150 मिलीलीटर ऑफ डिस्टिल वाटर। अब हमने एक बीकर लिया, ठीक है, बीकर में हमने 3 चीज़ें ऐड कर दी। सबसे पहले हमने डिस्टिल वाटर ऐड कर दिया 150 मिलीलीटर। उसके बाद हमने जो मेरे कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ केमिकल्स थे उनको ऐड कर दिया, जिसको मैं प्रिकर्सर भी बोल सकता हूँ। और इसके साथ ही मैंने मैग्नेटिक बीड्स भी जो है वो ऐड कर दिए इन दी बीकर। अब इनकी क्या करनी है? हमने बेसिकली इनकी स्टायरिंग करनी है। स्टार्ट स्टायरिंग in stirring the temperature provided to precursor slightly below the melting point of precursor. The main purpose is to break the molecular bond of precursor, and new bond which will be favorable for new compound will be formed. अच्छा, अब स्टायरिंग के लिए हम एक मशीन यूज़ करते हैं जिसको हम स्टायरर भी बोलते हैं। और बेसिकली स्टायरिंग का अगर हम मकसद पूछें कि स्टायरिंग को क्यों यूज़ किया जाता है, तो उसके जो हैं वो 2 यूजेस होते हैं। पहला यूज़ तो आप लोगों ने पढ़ लिया कि अब ये प्रिकर्सर है, यानी कि कोई केमिकल कंपाउंड है, तो केमिकल कंपाउंड में ऑब्वियस सी बात है कि बॉन्ड्स मौजूद होंगी, मॉलिक्यूलर बॉन्ड मौजूद होंगी। ठीक है, जैसे हम एक जिंक एसीटेट की एग्जांपल ले लें तो उसमें मॉलिक्यूलर बॉन्ड मौजूद होंगी। तो उन मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स को ख़त्म करने के लिए और नए मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स जो कि मेरे नैनो पार्टिकल्स या नैनो मटेरियल के लिए बेनिफिशियल होंगे, फ़ायदेमंद होंगे, उनको बनाने के लिए हम जो है स्टायरिंग का प्रोसेस करते हैं। इसके बाद अगर सेकंड यूज़ की बात कर लें फॉर द प्रोसेस ऑफ स्टायरिंग, तो वो होता है कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होती है। जैसे कि प्रिकर्सर की जो है वो एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगी थ्रू आउट दी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जो है प्रिकर्सर की इक्वल अमाउंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है इन द प्रोसेस ऑफ स्टायरिंग। अब अगर मेरे पास जो नैनो पार्टिकल्स हैं वो एक से ज़्यादा मटेरियल से एक से ज़्यादा प्रिकर्सर से बनाए जाते हैं, तो हम यही सारे प्रोसीजर को दोबारा से रिपीट कर लेते हैं किसी दूसरे कंपाउंड के लिए भी अगर इस्तेमाल हो रहा हो। बहुत से नैनो पार्टिकल ऐसे होते हैं जो एक ही प्रिकर्सर से भी बन जाते हैं। अब स्टायरिंग के दौरान, स्टायरिंग में हमने क्या किया कि स्टायरिंग मशीन ली और स्टायरिंग मशीन में हमने ये सेम बीकर रख दिया जिसमें मैग्नेटिक बीड्स, डिस्टिल वाटर और प्रिकर्सर मौजूद है। अब स्टायरिंग मशीन में ने जो है वो क्या करते रहना है, टेम्परेचर को मेजर करते रहना है, यानी कि टेम्परेचर को चेक करते रहना है थ्रू द थर्मोमीटर। यानी कि मेरे पास थर्मामीटर मौजूद होगा, बीकर मौजूद होगा, स्टायरर मौजूद होगा, ठीक है। और टेम्परेचर को बेसिकली चेक करने का क्या मकसद होता है, क्योंकि मेरे पास जो भी मेरा प्रिकर्सर मौजूद हो रहा है ना, ये किस टेम्परेचर के ऊपर जो है वो मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स ब्रेक करेगा, वो टेम्परेचर मुझे पता होता है मोस्टली कंपाउंड्स का। तो उस टेम्परेचर तक रीच करने का और उस टेम्परेचर को पर बॉन्ड ख़त्म करने के लिए जो है वो हम टेम्परेचर को चेक करते रहते हैं थ्रू थर्मामीटर। ठीक हो गया? अब बहुत से ऐसे कंपाउंड होते हैं जो 40 डिग्री सेल्सियस पे जो है अपने बॉन्ड्स को जो है वो ब्रेक कर देते हैं और उसके बाद नए बॉन्ड्स बना लेते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे केमिकल कंपाउंड भी होते हैं जो कि 80 डिग्री पर भी जो है अपने मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स को ब्रेक नहीं करते। तो उसके लिए मेरा जो है थर्मामीटर का होना ज़रूरी है इन दी एक्सपेरिमेंट। इसलिए जो है हम टेम्परेचर को चेक करते रहते हैं बाय यूजिंग थर्मामीटर। अब पीएच जो है इसका बहुत बड़ा रोल होता है इन द प्रिपरेशन ऑफ नैनो पार्टिकल, चाहे वो किसी भी टेक्निक के थ्रू बन रहे हो। तो पीएच जो है वो बेसिकली बेसिक रीजन या में जो है वो सेट की जाती है इस पूरे सॉल्यूशन की, क्योंकि अभी ये लिक्विड मीडियम में मौजूद है और सारी चीज़ें आपस में जो है वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि इक्वली मिक्स हो रही है। तो जो मेरा सॉल्यूशन होगा इसकी पीएच जो होगी उसमें मेरी कोशिश होगी कि वो बेसिक रीजन में जो है वो लाई कर रही हो। उसको बेसिकली बेसिक रीजन में जो है वो रखने का क्या मकसद होता है कि केमिकल पोटेंशियल बहुत ही ज़्यादा आसानी से जो है रीच कर जाता है या आसानी से मिल जाता है इन दी बेसिक रीजन।
और इसके लिए हम सोडियम हाइड्रोक्साइड भी यूज़ कर सकते हैं अपने सॉल्यूशन को बेसिक बनाने के लिए। अच्छा, केमिकल पोटेंशियल से क्या मुराद है? तो बेसिकली केमिकल पोटेंशियल जो है क्लास एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है जो इससे पहले आप लोगों ने कहीं ना कहीं ज़रूर पढ़ी होगी। और इसको अज्यूम किया जा सकता है कि एक ऐसी ड्राइविंग फोर्स जो मेरे सब्सटेंस को जो है एक पुश करे टुवर्ड मोर स्टेबल स्टेट, यानी कि एक इस तरह की ड्राइविंग फोर्स दैट पुशेस अ सब्सटेंस टुवर्ड अ स्टेबल स्टेट, वो जो है केमिकल पोटेंशियल कहला सकती है। ये इसकी जो है वो डेफिनेशन तो नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे हम केमिकल पोटेंशियल को जो है वो को प्रेसिपिटेशन टेक्निक में समझ सकते हैं। अच्छा, अब अगर कोई ऐसा सॉल्यूशन है जिसकी इम्प्योरिटीज़ की वजह से जो है पीएच बहुत ज़्यादा हाई हो गई है, यानी कि 14 हो गई है, तो हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब जब मैंने अपना टेम्परेचर सेट कर लिया, अपने पीएच पेपर की मदद से मैंने पीएच इस सॉल्यूशन की सेट कर ली और मेरे पास एक प्रेसिपिटेट बन गया। प्रेसिपिटेट से मुराद के नैनो पार्टिकल बन गए, लेकिन वो लिक्विड मीडियम में मौजूद है और उनके साथ यकीनन कोई ना कोई इम्प्योरिटीज़ भी होंगी और वो इसी सॉल्यूशन में मौजूद है। तो ये सॉल्यूशन जो है वो अराउंड 24 टू 48 आवर्स के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि मेरे जो पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल नीचे जो है बीकर के आके बैठ जाएं। अच्छा, इसके बाद जो स्टेप्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं किसी भी नैनो पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज़ के लिए। उसमें जो तो आफ्टर द precipitation is complete, there are three more process through which solution go through, which include washing, drying and annealing. अब क्या करना है कि मेरे पास अब एक सॉल्यूशन मौजूद है और इस सॉल्यूशन के अंदर ही मेरे पास नैनो पार्टिकल भी मौजूद है। ठीक है, तो वॉशिंग में क्या होता है? द precipitate is separated from the solution by using centrifugation technique. In this technique, centrifuge machine is used to separate nanoparticle from solution. अब वॉशिंग में क्या किया जाता है? बेसिकली ये मेरी टेस्ट ट्यूब जो है उसमें इस सॉल्यूशन को फिल कर देते हैं और उसके बाद सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक की मदद से जो है हम अपने नैनो पार्टिकल्स को जो है वो सेपरेट कर लेते हैं फ्रॉम द सॉल्यूशन। उसके बाद हमारे पास जो स्टेप आता है वो होता है ड्राइंग का। अब ड्राइंग से क्या मुराद है? ड्राई द वॉश precipitate nanoparticle under vacuum or at controlled temperature to remove residual solvent and moisture. ज़्यादातर जो लैब में चीज़ इस्तेमाल की जाती है फॉर द पर्पज़ ऑफ ड्राइंग वो होती है ओवन। अब ओवन क्या करता है बेसिकली कि क्योंकि मेरा एक नैनो पार्टिकल जो कि सॉल्यूशन से निकला है, यकीनन उसमें कोई ना कोई रेजिडुअल सॉल्वेंट या फिर इम्प्योरिटीज़ या फिर मॉइस्चर मौजूद होगा। इस मॉइस्चर को ख़त्म करने के लिए जो प्रोसेस यूज़ किया जाता है वो होता है ड्राइंग का। इसके बाद तीसरी जो प्रोसेस है वो यूज़ किया जाता है वो होता है अनीलिंग। अब अनीलिंग क्या होता है बेसिकली? तो अनीलिंग के लिए लैब में जो डिवाइस यूज़ की जाती है वो ट्यूब अनीलिंग फर्नेस यूज़ की जाती है। और अनीलिंग में क्या होता है? हम जो मेरा प्रिपेयर नैनो पार्टिकल है इसको बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर के ऊपर या एलिवेटेड टेम्परेचर भी बोल सकते हैं, उसके ऊपर रख देते हैं या उसके जो है वो अनील एलिवेटेड टेम्परेचर प्रोवाइड कर देते हैं ताकि उसकी जो क्रिस्टैलिनिटी है, उसकी जो फेज़ प्योरिटी है या उसकी जो अदर प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी इम्प्रूव हो जाएँ और वो एक प्रॉपर नैनो पार्टिकल की फॉर्मेशन या फॉर्म में मौजूद हो। ठीक है, यहाँ तक तो बात हो गई थी सिंथेसिस की। कैरेक्टराइजेशन से क्या मुराद होता है? कैरेक्टराइजेशन बेसिकली इन्वॉल्व दी इन्वेस्टिगेशन ऑफ नैनो पार्टिकल, यानी कि इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं हम किसी नैनो पार्टिकल को। ठीक है, अब कैरेक्टराइजेशन की अगर मैं बात कर लूँ तो कैरेक्टराइजेशन की जो टेक्निक है उसमें हमारे पास स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी आ जाती है, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी यूज़ हो सकती है, इसके अलावा एक्सरे डायफ्रैक्शन टेक्निक यूज़ हो सकती है
और स्पेक्ट्रोस्कोपी जैसे कि FTIR या UV स्पेक्ट्रोस्कोपी भी यूज़ की जा सकती है, जिससे हमें साइज का, मॉर्फोलॉजी का या फिर स्ट्रक्चर ऑफ पार्टिकल्स के बारे में पता चल जाए, इंफॉर्मेशन आ जाए। इसके बाद अगर हम बात कर लें कि मेरे से क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच पैरामीटर आर अफेक्टेड फॉर द कंट्रोलिंग द साइज ऑफ नैनो पार्टिकल। तो जो साइज है किसी भी नैनो पार्टिकल का, वो अफेक्ट होता है कुछ ऐसे पैरामीटर से जो आप अपने डिस्प्ले पे देख सकते हैं। इसमें सबसे पहला है concentration of precursor, second one is reaction time, थर्ड इज रिएक्शन टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर जो है वो थ्रू आउट द रिएक्शन क्या होगा, और लास्ट वन इज पीएच ऑफ सोल्यूशन, कि सोल्यूशन की पीएच कैसे चेंज हो रही है। और मैंने पहले बताया कि सोल्यूशन की पीएच को हम किस तरह से बेसिक रीजन में रखते हैं और बेसिक रीजन में रखने की वजह क्या है। So I hope that you guys have understand this video lecture. In case if you have any sort of question regarding this video lecture, you can ask in the comment section. See you in the next video lecture.